अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 यानी कि रेस्पिरेशन, जो कि एक सेकेंड लाइफ प्रोसेस है। पहले हमने न्यूट्रिशन किया, उसके बारे में हमने सब कुछ जाना। अब हम रेस्पिरेशन करेंगे, जिसमें हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो है पहले ही रेस्पिरेशन होता क्या है, फिर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड इसमें हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, वो सब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। एंड ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम करने वाले हैं स्टार्ट। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच a living organism break down food to release energy. Again, not food, it is actually glucose. Because food is already digested. Now we have to what we have to further break down? Glucose. To release energy for their life activities. बाकी की ज़िंदगी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेल के अंदर जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, उन सब के लिए वी नीड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कम्स व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैपन्स इन आवर बॉडी। और वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है? कभी ऑक्सीजन से हो जाएगा, कभी ऑक्सीजन की मदद से, और कभी ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। बट ग्लूकोज का फर्स्ट ब्रेक डाउन तो ऑक्सीजन की मदद से हमें होता है, तो हमारे में तो ऑक्सीजन की मदद से होता है। जैसे कि हम लोग अपनी बात करें, क्योंकि हमारे अंदर ग्लूकोज है, तो हमारे अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन से हो रहा है। हमारे अंदर एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन से, यानी कि हमारे अंदर हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें पहले ही वर्ड आ रहा है एयर, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है। It uses oxygen to break down glucose. It uses oxygen. Okay. It occurs in the presence of oxygen, of course. It takes place in the cytoplasm and mitochondria. तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। जो मेन स्टेप हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले। बट याद रखने की यहाँ पे क्या चीज़ है, दैट एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। इतना मैं मान के चल रही हूँ दैट यू नो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, एंड इफ यू डोंट नो, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। Here if it is a cell, okay, here is nucleus and other organelles, right? बाकी के सारे ऑर्गेनेल्स जो सेल में होते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लूइड मैटर होता है, यानी कि जो वाटरी मैटर होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस। कमिंग बैक, अब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जिसमें सेकेंड स्टेप यानी कि एनर्जी वाला और ऑक्सीजन का काम वहाँ पे आएगा, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इट रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस, एरोबिक में हमेशा लार्ज अमाउंट निकलता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। यस, हम सब में वही होता है, मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में यही हो रहा है। अब इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एक होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, लेकिन एंड प्रोडक्ट्स, एंड में क्या बन रहा है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नाउ कमिंग टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration, it does not use oxygen to break down the food. It does not use. It occurs in absence of oxygen. Yes, it takes place in cytoplasm only. As I already said, कि
माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली हो रहा है, वहीं पे ऑक्सीजन की ज़रूरत लग के ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो साइटोप्लाज्म में अगर हो रही है तो एनर्जी स्मॉल अमाउंट ही रिलीज़ होगी। इट अकर्स इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन आवर मसल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम यहाँ पे यीस्ट की बात करेंगे आगे, एंड हमारे मसल्स में जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स इसमें लैक्टिक एसिड हो सकता है जो कि हमारे मसल्स में बनता है, और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ कमिंग टू एरोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल। अब देख लीजिए, पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। मेन स्टेप दैट इसमें हमारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि पूरा ग्लूकोज टूट रहा है। इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2। कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो साइटोप्लाज्म में ही होगा, एंड सेकेंड स्टेप मेनली जो यहाँ पे हो रहा है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया of cells to release large amount of energy. Complete breakdown, large amount, mitochondria इसमें involved है। Coming to this, पहला स्टेप, इसमें जो स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, देयर आर 2 steps, glycolysis and second is Krebs cycle, glycolysis and Krebs cycle. Coming to glycolysis, glycolysis is the first step, glycolysis is the first step इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस। इसमें होता क्या है कि एक कार्बन का 6 कार्बन जिसमें ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की फॉर्मूला एक बात बता दीजिए। इट इज C6H12 एंड O6, राइट। इसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन कितने हैं? 6। और अब इससे बनेगा पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट। और ये पायरुवेट जो होगा उसमें 3 ही कार्बन होंगे, बाकी के 3 किधर जाएंगे? तो ऑफ कोर्स पायरुवेट 2 बन जाएंगे। यहाँ पे इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन को साथ में देखते हुए चलिए आप लोग। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है मेरे पास, हेयर इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 सिर्फ 6 कार्बन नहीं, H12O6 भी है, बट कार्बन कितने हैं? 6। कन्वर्ट किस में हो रहा है? क्योंकि H और O जो है वो तो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, बट हेयर ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट, 3 कार्बन, यानी कि 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 बराबर आ रहा है बैलेंस करने के बाद, और वैसे ही हो रहा है। बट यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो 3 कार्बन, उसमें 3 कार्बन होते हैं एक वाले में। साथ में ATP कितना? 2 ATP। ओ, ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। और 2 NADH जो कि हमें यहाँ पे मेन नहीं है, इतना आप याद रख सकते हैं, 2 पायरुवेट एंड 2 ATP। और मैंने पहले ही कहा ये किधर पे होगा? ग्लाइकोलिसिस, जो कि फर्स्ट स्टेप है। एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस उसका फर्स्ट स्टेप है। वो कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और एक फैक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलिसिस हर एक साइकिल में होगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, ठीक है। इट डज नॉट रिक्योर ऑक्सीजन। और ग्लाइकोलिसिस क्योंकि हर एक में हो रहा है, एनारोबिक में भी हो रहा है, तो ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत तो नहीं है। ये तो कॉमन सेंस से आपको पता चलना चाहिए। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि हमने अभी यहाँ रिएक्शन में देख लिया कि ओनली 2 ATP इज रिलीज्ड। नाउ सेकेंड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल। यस, इट इज क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि अब हमें फर्स्ट स्टेप में क्या बन चुका है? पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब वो किधर जा रहा है? दैट इज गोइंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे सेकेंड स्टेप यानी कि जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल वो हो रहा है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ज़रूरत है,
और पायरुवेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कंप्लीटली उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। उसमें ऑक्सीडाइज मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन करना है ना। ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है? ऑक्सीजन को उस पर एक्ट करना है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना, जो कि मैंने पिछले पार्ट 1 में बताया व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, सो वही यहाँ पे हमारे पायरुवेट के साथ हो रहा है क्रेब्स साइकिल में। नाउ during this cycle carbon dioxide is released as an end product, क्योंकि C अब 3 कार्बन है और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब इससे एनर्जी निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड एंड कैरीड बाय NADH and FADH2, again not important as far your syllabus is concerned. And this point is also not important. Now water is formed, इसमें water भी form होता है, H2O, right? H2 and O, ये दोनों स्टेप बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों NCERT में बिल्कुल भी इनका जिक्र नहीं किया। वैसे ही हम NCERT को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और NCERT को हम अच्छे से यहाँ पढ़ रहे हैं। NCERT को इसमें से मेन पॉइंट्स और उसके एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स हम यहाँ अच्छे से कवर कर रहे हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दीज टू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। A large amount of energy is released in this step. एनर्जी बहुत रिलीज हो रही है, इसकी देखनी है आपको रिएक्शन, राइट? अब हमें बन चुका है 2 पायरुवेट, कहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस में। 2 पायरुवेट में हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, इसको ऑक्सीडाइज किया। कितने ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। क्यों 6? क्योंकि बैलेंस करने के लिए, आप लोगों ने बैलेंसिंग पता होगी आप लोगों को, सो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, ठीक है? तो 6 CO2, और इससे हमें क्या बन रहा है? अब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर निकल के आया। एंड क्या निकली? एनर्जी, बट दैट्स नॉट लेस दिस टाइम, इट इज़ 34 ATP। इतना ज़्यादा वहाँ पे निकल रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे मेनली क्रेब्स साइकिल कर रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट दिस। थ्रू क्रेब्स साइकिल इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। कैन यू टेल मी कितनी एनर्जी टोटल में अब आई? टोटल में आई 34 + 2 यानी कि 36 ATP। हेयर इज़ द बैलेंस्ड लास्ट इक्वेशन, हेयर इज़ इट। C6H12O6 इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये फुल है कि यहाँ से C6H12O6 के बाद क्या बन गया था? बन गया था पायरुवेट बन गया था, जिसमें 2 कार्बन थे। सॉरी 3 कार्बन थे, पायरुवेट में 3 कार्बन थे और वो हमारे पास 2 बन गए, वो तो इसके बाद बने। लेकिन अगर हमें ओवरऑल इक्वेशन 1 लिखनी है तो पायरुवेट का यहाँ पे जिक्र नहीं है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन ने वर्क किया एरोबिक में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकली। क्योंकि यहाँ पे हम नेट की बात कर रहे हैं, तो टोटल में जितनी भी निकल रही है उसकी बात कर रही है। सो 36 ATP इन टोटल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे जैसे मैंने बताया टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? 36 ATP। ओके, अगर इन दोनों स्टेप्स की बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस किधर पे हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल। नाउ एज आई ऑलरेडी सेड कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, प्लस ऑक्सीजन या तो लैक मतलब कम ऑक्सीजन हो सकता है, या तो प्रॉपरली एब्सेंस हो सकती है। इनसाइड द सेल टू रिलीज, एंड क्या हो रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, राइट? और अगर आपको याद है, बिफोर आई सेड दैट ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पहला स्टेप क्या हो रहा है? इट इज ग्लाइकोलिसिस। सो इट्स द फर्स्ट स्टेप, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वी आर गोइंग टू कम टू दिस कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट को अब चेंज होना है, तो अब हम 2 डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस जो मैंने बताया, यीस्ट। अब यीस्ट में ऑक्सीजन की कमी जब होती है, जब ऑक्सीजन होता ही नहीं है, यानी कि एब्सेंस। Here you go with this. अब जब इसकी एब्सेंस होगी तो क्या होगा? यीस्ट में
यीस्ट बेकिंग के लिए यूज़ होता है। पायरुवेट को कन्वर्ट करेंगे, ओ माय गॉड, इथेनॉल में। किसमें? इथेनॉल में। इथेनॉल इज एन अल्कोहल। इथेनॉल इज एन अल्कोहल। तो इसको एक इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जो सेकेंड स्टेप हो रहा है ना इसमें, ग्लाइकोलिसिस के बाद यीस्ट में पहला स्टेप क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इधर पे एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं निकली, यानी कि एनर्जी क्या निकली? एनर्जी इज ओनली दैट, जो 2 ATP वहाँ पे निकल गए। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं आ रही है, कुछ तो रिलीज़ हो रही है बट वो ट्रैप नहीं की जा पा रही है, क्योंकि वो ATP में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ कोई एंजाइम ही नहीं है। ठीक है, नाउ इसकी अब एक रिएक्शन देख लीजिए। 2 पायरुवेट है हमारे पास, कन्वर्ट हो जाएंगे 2 इथेनॉल में, और जो इथेनॉल है इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि ऐसे इसमें 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब क्या, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहे हैं। अगर इस रिएक्शन को मैं एक बार आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगी कि आई हैव 2 कार्बन, आई हैव 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज माई पायरुवेट। सी, इसके साथ और भी कुछ है, यस इसके साथ है, लेकिन हम यहाँ पे डील कार्बन के साथ कर रहे हैं। वी विल टेक ओनली कार्बन हियर। कन्वर्ट हो रहा है 2 कार्बन मॉलिक्यूल में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। यहाँ पे पहले एक की बात करते, और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसमें 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होंगे? 1 कार्बन होता है, और ऑक्सीजन 2 होते हैं, CO2, राइट। क्या ये इसके बराबर आ रहा है? राइट। लेकिन 2 इथेनॉल थे, ये 2 पायरुवेट थे, तो 2 पायरुवेट इंटू 2, इसीलिए हमें हर जगह 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2, and it will be 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू, फिर क्योंकि ये अगर हम इक्वल प्रॉपर इक्वेशन देखें, बैलेंस्ड इक्वेशन जो एंड पे बनती है, दैट इज ग्लूकोज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पे बराबर आ रहा है सब कुछ? देखिए यहाँ पे मैं लिख के लाई थी that ethanol is an alcohol, it is used in making alcoholic beverages, which is not important for you, क्योंकि हम यहाँ पे इसका कुछ करने नहीं वाले हैं। यहाँ पे आप ये देख लीजिए जो मैंने आपको बताया कि 2 इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये बराबर आ रहा है? ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, और ये 1 कार्बन का होता है। क्या यहाँ पे 2 इथेनॉल में 4 कार्बन होंगे? यस। क्या 2 कार्बन डाइऑक्साइड में 2 कार्बन होंगे? यस। तो क्या ये 6 आ रहा है? यस। 2 पायरुवेट में 6 कार्बन होंगे? यस। तो क्या ये बराबर आ रहा है? यस। इन मसल सेल्स, राइट। अब हमें क्या करना है? मसल सेल्स। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। क्यों होता है ऐसा? वाई हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड? कैन यू टेल मी वाई हार्ट बीट गेट्स इंक्रीज्ड? क्यों हार्ट बीट की रेट बढ़ जाती है? क्योंकि हार्ट चाहता है ऑक्सीजन ज़्यादा भेजना। ठीक है, रिफ्लेक्स है, हमारे में रिफ्लेक्स हो रहा है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भेजना है। अब क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वहाँ पे मसल्स तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है, वहाँ मसल सेल्स एनर्जी उन तक नहीं आ पा रही, उनसे एनर्जी नहीं आ रही है। मसल्स में थोड़ा बहुत हमें अब काम नहीं कर पा रहे, थक जाते हैं, क्योंकि मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं एनर्जी के बाद, मसल्स एक्सरसाइज के बाद। मसल्स ने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की कि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो उनको नहीं मिल रहा है, और अब ऑक्सीजन की वहाँ कमी हुई है। तो इसीलिए मसल्स में क्या हो जाएगा? मसल्स अब थक जाएंगे और वो अब नहीं कर पाएंगे काम, और कुछ टाइम तक फिर ये रहता भी है एक्सरसाइज के बाद भी। अब विग्रस एक्सरसाइज की मसल सेल्स बिकम वेरी लो, ऑक्सीजन जो मसल सेल तक जाता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत हो रही है, एनर्जी बहुत यूज़ हो रही है, ऑक्सीजन बहुत यूज़ हो रहा है, और जितना नॉर्मली ऑक्सीजन पहुंच रहा था अब उससे ज़्यादा ज़रूरत लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली वाला तो यूं ख़त्म हो रहा है वहाँ पर, अब को कम हो गई वहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, नॉट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट में एब्सेंस थी, यहाँ पे लैक है।
इन दिस कंडीशन पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जो हम बहुत बार पढ़ चुके, वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड खुद भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो क्या यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा? क्यों होगा रिलीज? जब 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया तो कार्बन और कहाँ से लाओगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, राइट। नो एक्स्ट्रा एनर्जी ATP इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ATP नहीं हो रहा है प्रोड्यूस। लैक्टिक एसिड accumulates इन मसल्स एंड causes मसल क्रैम्प्स एंड पेन। ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहाँ पे मसल क्रैम्प्स इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहे होते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, जब भी आप लोग विग्रस एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। और अगर लैक्टिक एसिड यूजुअली नहीं होता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हुआ, आप लोग कभी भी कुछ एक्सरसाइज नहीं करो और अचानक आपने हद से ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो लैक्टिक एसिड में भी प्रोड्यूस्ड वेरी 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 मच, अल्लाह ना करे, एंड मसल क्रैम्प्स विल इंक्रीज, एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। बट नॉर्मली व्हेन यू आर हैविंग क्रैम्प्स, इट्स नॉर्मल कि आपने एक्सरसाइज करी है, आपको उससे थोड़े बहुत क्रैम्प्स हो सकते हैं, बट इफ़ इट्स नॉट गोइंग फॉर मैनी डेज तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। बट हमारे में जो होता है दैट इज़ वेरी नॉर्मल कि मसल क्रैम्प्स होंगे, नॉर्मल होते हैं, पेन होता है, अच्छा खासा पेन होता है, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, जो हर बार हम एक्सरसाइज करते हैं तो निकलता है, लेकिन जब हम इसकी आदत हो जाती है ना तब बहुत कम फिर क्रैम्प होता है, या हम उसके यूज टू हो जाते हैं, या बहुत कम होता है, या हमारी बॉडी ने अडाप्ट कर लिया होता है उसमें। बट अगर हम कभी कभी करते हैं तो दैट्स ओके कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक से बहुत सारी कर दी, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या होगी? सिंपल, 2 पायरुवेट गेटिंग कन्वर्ट इनटू 2 लैक्टिक एसिड। 2 क्या है? बैलेंस करने के लिए, और 3 कार्बन ईच है, यानी कि एक पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, एक लैक्टिक एसिड में, जिनको हम 2 लगाते हैं आगे से क्योंकि यही हो रहा है बॉडी में, और ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन कंपाउंड है। लैक्टिक एसिड ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि क्रैम्प्स हो रहा है, या फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत चक्कर जैसे आने लगते हैं, ये लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं मसल्स में, ओके। और फटीग मसल्स, मतलब थोड़े बहुत मसल्स में ना वो कमज़ोरी आ जाती है कि अब भाई ये नहीं कर पा रहे, हम कुछ हिला भी नहीं पा रहे, हाथ, क्रैम्प्स होते हैं। मेनली टॉक अबाउट क्रैम्प्स, ओके, कि मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक इट, ले लीजिए। नाउ हेयर इज़ द फाइनल, जो कि मुझे जो NCERT में प्रॉपर यही दिया हुआ है, आप चाहें NCERT चेक कर लें अपनी। सबसे पहले ग्लूकोज है मेरे पास, राइट, आई हैव ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इन एवरी प्रोसेस, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, राइट, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, अगर एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का है ही नहीं, यानी कि यीस्ट का जो हमने केस पढ़ा उसमें क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी? 2 ATP, जो कि पहले ही साइकिल यानी कि ग्लाइकोलिसिस में हो गई, जिसमें पायरुवेट बन गया, उधरी पे एनर्जी रिलीज हुई। हम ओवरऑल लिख रहे हैं रिएक्शन, है ना, हम डायरेक्टली यहाँ तक आ रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ हम एनर्जी यहाँ की हम ओवरऑल ही लिख रहे हैं, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, मतलब एनर्जी टोटल में कितनी रिलीज हो रही है? 2 ATP इधर पे सिर्फ रिलीज हो रही है। एक काम करिए, यहाँ पे एनर्जी मत ही लिखिए आप लोग, वैसे नहीं यहीं पे लिखिए, वेट, यहाँ पे मत लिखिए, ये ओवरऑल में आ रहा है, आप यहाँ पे लिखिए, या तो टोटल में लिख लीजिए कि पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट के बाद इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, सो हम इस तरीके से लिखते हैं कि ग्लूकोज धीरे धीरे करके इथेनॉल में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एरोज को हम डॉट्स में डालते हैं, ठीक है। नाउ इन टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कहाँ पे रिलीज हो रही है, वो अब ये क्योंकि मैंने ये ऐसे ही जो यहाँ पे एनर्जी है सेम दिया हुआ है NCERT में, तो हम इसीलिए इसी को चलते हुए देखते हुए चलेंगे कि इसने इसके बारे में क्या कहा है, NCERT ने ही क्या कहा है इसके बारे में। आप लोगों को साफ दिख रहा है ना? तो एब्सेंस अगर होगी तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी।
अगर ऑक्सीजन कम होगा मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड हो है और एनर्जी है, और वो भी एनर्जी कहाँ पे निकली है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में। मसल सेल्स में भी पहला स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस ही होगा, और वो भी वहीं पे एनर्जी निकल रही है 2 ATP, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी नहीं आ रही है। एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले हर एक स्टेप में पायरुवेट बन रहा है, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस। यू नो वाई इट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बिकॉज इट इज़ बोर्ड एंड इसमें थोड़ा स्लिप हो जाता है पेन, सो डोंट जज। नाउ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी आ रही है, एंड ऑफ कोर्स वाटर भी, ठीक है। ये यहाँ पे ये NCERT का प्रॉपर था, और इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। किधर हो रहा है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे भी है। क्या यहाँ पे है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी कॉन्टिन्यूसली उनको भी ज़रूरत है कि उनको एनर्जी मिले, राइट। तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, सिंपल, राइट। मैंने आपको बता दिया था ये पहले ही। ऑक्सीजन एंटर्स प्लांट थ्रू स्टोमेटा, ये पिछली क्लास में हमने देख लिया स्टोमेटा क्या है, कैसे खुलता है, और लेंटिसल्स से, जो कि स्टेम्स में होते हैं, इनको लेंटिसल्स बोलते हैं। रूट हेयर से भी आता है, जो कि रूट में होते हैं, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, एक्सेल। लेकिन रेस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल होगा, वो तो उनका न्यूट्रिशन का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जो कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि ऑक्सीजन उनका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन किधर पर, उधर पर न्यूट्रिशन में। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और ये कब हो जाएगा, रात के वक्त पर। रात के वक्त पर क्यों होगा, क्योंकि रात के वक्त पर ही ऑक्सीजन ये लोग छोड़ते नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन लेते हैं इनसाइड, ओके। प्लांट्स में एक स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, और एवरी लिविंग सेल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन। गैस एक्सचेंज अकर्स मेनली थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से क्या मतलब, डायरेक्टली कोई भी इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो कम जगह पे चला जाएगा, ठीक है, वही कंसंट्रेशन चेंज जब होगी, ठीक है, डिफ्यूजन हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द प्लांट्स रिक्वायरमेंट। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन दोनों वक्त पे होती है, मगर मेनली कब, मैंने बताया नाइट में, ज़्यादा नाइट में होता है, लेकिन दिन में भी होता है, दिन में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इट्स नॉट कि नाइट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन बात असल में ये है कि जो दिन में रिलीज़ हुआ, दिन में क्या रिलीज़ हो जाएगा अगर हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड है, और दिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ही इनहेल कर लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वही इनहेल कर लिया, तो ज़्यादा बिल्कुल ही वो बोलें तो होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही नहीं है, या बहुत कम होता है, इक्वल टू 0। और ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस डोमिनेट्स ओवर रेस्पिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ही ले रहे हैं ये लोग। अब ये देखिए कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एंटर करेगा स्टोमेटा, लेंटिसल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉट न्यूट्रिशन, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ हम बात सिर्फ ऑक्सीजन की करेंगे, ये वो कैसे आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे हो रहा है, नॉट अबाउट कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रहा है। स्टोमेटा, ऑक्सीजन रीचेस प्लांट सेल्स बाय डिफ्यूजन, यानी कि जहाँ पे कम से कंसंट्रेशन है वहाँ की तरफ चला गया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गई, यानी कि उसको वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, जो भी उनके अंदर था उनमें जो भी उनका जो फूड है, उनका जो ब्रेक डाउन फूड है, डाइजेस्ट फूड है, उसको क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। उनको जो डाइजेस्ट मत करते हैं वो तो डायरेक्टली लेते हैं ना, वो डायरेक्टली लेते हैं, राइट। उसको वो क्या करेंगे, उसका फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, उसमें रेस्पिरेशन की मदद से ऑक्सीजन की मदद से उसमें क्या हो जाएगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बाई प्रोडक्ट, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
और फिर डिफ्यूज़ हो जाएगा आउट इन्हीं ओपनिंग से, चाहे वो लेंटिसल्स हो, स्टोमेटा हो या रूट हेयर्स हो। मे बी दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू गेट कन्फ्यूजन कि फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है ना। फोटोसिंथेसिस इज़ मच फास्टर देन रेस्पिरेशन, तो दिन में फोटोसिंथेसिस डोमिनेट करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ ही हो जाता है। मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है। फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, फोटोसिंथेसिस रात में होता नहीं है क्योंकि लाइट तो है ही नहीं। रेस्पिरेशन फिर भी चल रहा है, ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला हम वापस इनहेल नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला जो दिन में निकला वो तो इनहेल ही कर लिया इन्होंने। मूविंग फॉरवर्ड, and this is nothing, this is just printing error and don't focus on this because this is not correct. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत कम दिया है, 4-5 लाइंस, और हम भी इसको उतना डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ने वाले हैं। बट ये हम पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हर एक एनिमल जो है उनमें ऑर्गन्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से निकलेगा। दे ब्रीथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, राइट? आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है। वो हमने देख लिया कि पायरुवेट कैसे कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसी वजह से हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनका बाई प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और बॉडी उसी को तोड़ रही है पायरुवेट, या जैसे हमारी बॉडी में यीस्ट में पायरुवेट ब्रेक हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं सेल्स में एज अ बाई प्रोडक्ट आ रहा है और वही फिर हमें बाहर फेंक देना है। या पता आया समझिए सबब। अब दे ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन को इन लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हमने मतलब एनिमल्स ने लिया, ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है उनके, और वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, ब्रेक करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कुछ में क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि सरफेस से ही ले लिया, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिश की, मतलब ये कुछ ऐसे जगहें होती हैं ना जहाँ से ऑक्सीजन को हमें लेना है, ठीक है, उनकी मतलब जहाँ से ऑक्सीजन इनसाइड जाएगा उससे बाहर जाएगा, तो वहाँ तक जैसे मैं बता रही हूँ कि एक ऑर्गन होगा इसके लिए जिसमें ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, लेकिन उस ऑर्गन तक भी तो ऑक्सीजन को पहले पहुँचाना है, तो उसके लिए प्रॉपर कुछ पैसेजेस होंगी, राइट? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, हाँ, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर होंगे, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। अब जब ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ तक ऑक्सीजन को लेना है, तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम लोग एयर को इन एंड आउट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, राइट? अब जैसे कि हमारे में क्या होता है, हमारे में है कि हमारे पास है लंग्स इस तरीके से है ना, हमारे पास एनिमल्स के पास लंग्स हैं, और यहाँ पे असल में एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स के ही अंदर एक्सचेंज हो रहा होता है। लंग्स में छोटे छोटे स्मॉल बैग्स होते हैं, ऐसे स्मॉल सैक्स होते हैं गोल गोल, उधर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यानी कि लंग्स में हो रहा है ना ओवरऑल। तो लंग तो बॉडी के अंदर है, वहाँ तक जाने के लिए कुछ पैसेज होनी चाहिए, और वो पैसेज हमारे पास होती है, ट्रेकिया वगैरह, ठीक है। passes through the bronchi and reaches the lungs. Oxygen is absorbed in the lungs and carbon dioxide is released. ये किन की बात हो गई? टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे रहते हैं ना। एक्वाटिक की अगर मैं बात करूँ तो एक्वाटिक में ऐसे होता है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, उनको ऑक्सीजन कौन सा वाला, वो कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन? जो वाटर में डिजॉल्व है, राइट, वहाँ पे कम होगा, है ना, एटमॉस्फेयर से तो कम ही होगा वहाँ पे। देयरफॉर द रेट ऑफ ब्रीथिंग, वो उनकी फास्ट होनी चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो अब अगर हम फ़िश की यहाँ पे एग्जांपल लें जो एनसीईआरटी में दी है कि फ़िश क्या करती है, वाटर को अपने माउथ से लेती है, वाटर इज़ टेकन आउट थ्रू माउथ, और माउथ से वो कहाँ भेजती है? गिल्स तक भेजती है। हम इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, 7th क्लास को मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, आपको मैं वहाँ वैसे तो पढ़ा रही हूँ, बट एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत कम दिया है, तो हमें कन्फाइंड रहना है कि, और ये गिल्स के पास लेके जाती है। गिल्स जो होते हैं उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है गिल्स के ही इर्द गिर्द, इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है। और फिर वहीं से क्या हो जाता है कि गिल्स में से जो वाटर है गिल्स में,
उसमें से ऑक्सीजन निकलकर किधर जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में एंटर करेगा। गिल्स में जो वाटर है उसमें से ऑक्सीजन आउट होकर कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, ठीक है। और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पहले ही बाई प्रोडक्ट बन चुका है वो बाहर आएगा, पहले की सेल्यूलर रेस्पिरेशन से बाई प्रोडक्ट बन गया है वो बाहर आएगा। इससे पहले भी तो इसने सांस ली है, इससे पहले भी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुआ है, तो वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ठीक है। फिर ये वाला जब वहाँ पहुँचता है फिर ये दूसरी बारी बाहर आता है। इस तरीके से बहुत फास्ट हो रहा होता है हर एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गिल्स में ही ऐसी सरफेस है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो दोनों के पास अपना अपना मैकेनिज्म है, राइट। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया पाइरूवेट कन्वर्ट हो रहा है इन सब चीज़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में। तो वो कहाँ पे हो रहा है, सेल में। सेल से वो रिलीज़ कब होगा, जब दूसरा ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन वहाँ एंटर करेगा तो पहला वाला कार्बन डाइऑक्साइड जब बाई प्रोडक्ट बाहर आएगा। फिर इसी तरीके से होता जाएगा। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया डोंट वरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पाइरूवेट ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बन क्यों रहा है, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है, कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होने के लिए। So, respiratory system helps in taking in oxygen from the air and removing carbon dioxide from the body। हाँ, respiration में हो क्या रहा है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना है। क्या सिर्फ इतना ही रेस्पिरेशन है, नहीं, एनर्जी इज़ द मेन थिंग, कि इसमें एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। रिमेंबर दिस, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग नहीं होती है, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन को अंदर भी लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी छोड़ना, गैस का एक्सचेंज भी होना और उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होना, उस सारे को मिला के हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें क्या क्या आता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो सबसे पहले नोस्ट्रल्स, जहाँ से सांस को हम अंदर लेते हैं, एयर को हम अंदर लेते हैं। नेज़ल कैविटी, जो कि हमारे नोस्ट्रल्स के तुरंत बाद आते हैं, यानी कि आपके नाक की जो कैविटी है दैट, एंड दैट इट गोज़ टू फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एयर सैक्स एंड लंग्स, जो कि आपको धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सो व्हाट इज़ नोस्ट्रल्स, एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रल्स, फिल्टर हो जाती है, वार्म मॉइस्चर हो जाती है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन एक पैसेज है, ये भी एक पैसेज है और वहाँ फूड और एयर दोनों जाते हैं। लेकिन लैरिंग्स में जब खुलता है तो वहाँ पे फिर फूड की एंट्री को ये प्रिवेंट करते हैं। इसके सामने गार्ड्स है, वो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। फूड नहीं आएगा, सिर्फ हवा आएगी और इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को। वहाँ से एयर भी ट्रैवल कर रही है। विंड पाइप जाएगी, फिर विंड पाइप है जो कि ट्रेकिया, ट्रेकिया को ही हम विंड पाइप बोलते हैं। और अब क्या होगा, एयर यही अब इधर से एयर कहाँ की तरफ जाएगी, ब्रोंकाई की तरफ जाएगी। और ब्रोंकाई की तरफ जब एयर जाएगी तो 2 मेन ब्रांचेस, 1 टू ईच लंग। ब्रोंकाई जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 होते हैं ब्रोंकाई। यहाँ पे देख लीजिए ये और ये। मज़े की बात बताऊँ, ब्रोंकाई की डिग्रीज भी होती है, प्राइमरी, टेरिस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्री। वो ऐसे ऐसे फिर ब्रांच जब हो जाते हैं तब जो सबसे छोटा होता है वो तो टेरिस्ट्री हुआ, लेकिन फिर उसके बाद भी फर्दर जब डिवाइड होता है तो उनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और वो स्मॉल ब्रांचेस है ब्रोंकाई के, और ये लंग्स के अंदर है। एंड एयर सैक्स जो फिर बाद में एंड में ये एयर सैक्स आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं दीज आर एयर सैक्स, यानी कि एयर बैग्स, कुछ छोटे छोटे गोल गोल राउंड। एंड एयर सैक्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेस होता है। और वहीं उधर ही वो लंग्स में ही होते हैं। तो लंग्स क्या है, स्पॉन्जी ऑर्गन्स है, ट्रायंगुलर है रफली शेप में। इधर पे देख लीजिए इस चीज़ को, ये भी बहुत मेन है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको, नोस्ट्रल्स हमारे पास, नोस्ट्रल्स यहाँ पर है, ये है ना नोस्ट्रल्स हमारे, राइट, दीज आर नोस्ट्रल्स। फिर नेज़ल कैविटी यानी कि ये, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, ये है नेज़ल, हाँ नेज़ल कैविटी तो यही रहेगी। वेट थोड़ी सी यहाँ पे इन सब में तो एरर आ सकते हैं। दीज आर नोस्ट्रल्स, राइट, दिस इज नेज़ल कैविटी, यस, दिस लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। एंड देन यहाँ पे प्रॉपरली तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकते ये सब चीज़ें, लेकिन जो मेन है वो देख लीजिए। ट्रेकिया पहले ये, देन ब्रोंकाई, एंड देन प्राइमरी टेरिस्ट्री, सेकेंडरी टेरिस्ट्री ब्रोंकाई, एंड देन ब्रोंकियोल, जो कि ये सभी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए ये रहे ब्रोंकियोल्स, और इसने सारा लेबल गलत हुआ है यहाँ पे। ब्रोंकाई कहाँ पर है, ब्रोंकाई कहाँ पर है, ये हमारे ब्रोंकाइज है,
ठीक है, ये है ब्रोंकाई। ओके, एंड दीज आर द ब्रोंक्यूल, जो ये छोटे वाले नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से जब हमारा लंग जो है, ये मैंने खुद एक डायग्राम बनाई है, तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास ब्रोंकाई है। तो जो ये सबसे छोटे वाले आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से जो ये येलो से यहाँ पे बनाए हुए, दीज आर ब्रोंक्यूल्स, राइट। और फिर ये एल्वियोलाई है जो ये गोल गोल है ब्लू से, ठीक है डियर, आया समझ? यहाँ पे आप ऊपर से देख लीजिए कि अब मेन यहाँ पे मुझे जो बोलना है दैट इज़ कि ये एल्वियोलाई यहाँ पे है, ये हमारे एल्वियोलाई है, ये छोटे छोटे गोल 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 इस तरीके से, और ये तो पूरा का पूरा लंग है, दैट वी नो। क्या आपको इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि अब अगर एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम सांस अंदर क्यों आ रही है, बाहर ही क्यों नहीं जा रही है सिर्फ, या बाहर क्यों जा रही है, अंदर ही सिर्फ क्यों नहीं आ रही है, ऐसा हो क्या रहा है हमारी बॉडी में। पहले आप लोग ये देख लीजिए कि नोस्ट्रल्स क्या होते हैं, एयर एंटर कर रहे हैं इस तरीके से, इसके बारे में है। नेज़ल कैविटी क्या है, लाइंड विद म्यूकस है, और ये जर्म्स वगैरह को करती है और मॉइस्चन हो जाती है, जो कि हमने ये सब पढ़ लिया अभी, बट इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूरी लीजिए एंड इसको आप देख लीजिएगा। स्टिल मैं देखती हूँ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ आपको। यस, ये द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। एपिग्लॉटिस कहाँ पे है, लैरिंग्स में है, लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस है। जो मैंने बताया ना, फूड इसमें नहीं आता है। फूड क्यों नहीं आता है इसमें, क्योंकि वहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जो कि गार्ड कर रहा है, जो फूड को नहीं आने दे रहा है। एक और चीज़ जो हमारे पास ट्रेकिया है, विंड पाइप है, वो कार्टिलेजिनियस है, यानी कि उसके इर्द गिर्द कार्टिलेज लगे होते हैं और वो कार्टिलेज इसको खुला रखते हैं, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से, ये हमारी होती है ना इस तरीके, इसको ऐसे से कार्टिलेज लगे होते हैं। और ब्रोंकाई जो मैंने आपको बोले वो प्लूरल है, ब्रोंकस जो है वो इसका सिंगुलर है। तो ईच ब्रोंकस जो होता है वो स्मॉलर ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, और एल्वियोलाई तक लेके जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड देन हाँ, एल्वियोलाई टाइनी बलून लाइक एयर सैक्स है, एयर सैक्स यानी कि छोटे छोटे बैग्स टाइप, और ये बलून लाइक है। देयर वॉल्स आर थिन, मॉइस्ट एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। हाँ, डिफ्यूजन होना है ना, ऑक्सीजन को ब्लड में जाना है तो ब्लड आसपास ही होना चाहिए, तो इसीलिए ब्लड आसपास ही कहीं पर होता है। दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, और इनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ये छोटे होते हैं लेकिन सरफेस एरिया अच्छा खासा देते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट, सिंपल। लंग्स कंटेन मिलियन ऑफ एल्वियोलाई, दे हाँ बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। दे आर द मेन ऑर्गन्स विद एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, ठीक है, एल्वियोलाई में होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरी ले लीजिए, और इसको अगर आप चाहें तो आप उसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है, चाहें क्या लिख लीजिएगा भाई, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कमिंग टू दिस कि बॉडी में लंग्स में एयर जा क्यों रही है और बाहर क्यों आ रही है, ऐसा हो क्या रहा है इसमें। आफ्टर एयर रीचेस एल्वियोलाई, अब एल्वियोलाई तक पहुंच गई है, अब एक्सचेंज ऑफ गैस होगा और ऑक्सीजन एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है, एल्वियोलाई तक एयर क्यों आ रही है, ये सब हो रहा है डायफ्राम और कुछ मसल्स की वजह से। डायफ्राम क्या है, पहले सुनिए, समझिए बात को। डायफ्राम क्या है, एक लार्ज थिन डोम शेप्ड मसल है। डोम शेप्ड मसल मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा, ठीक है, इस तरीके का होगा, ऐसे, ठीक है, पैराबोला टाइप, इस तरीके की शेप का कोई मसल है। इट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। राइट एब्डोमिनल कैविटी हमारे नीचे की तरफ, चेस्ट ऊपर की तरफ, ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट रोल इसी का ब्रीदिंग में, कि ब्रीथ इन क्यों कर रहे, ब्रीथ आउट क्यों कर रहे, क्योंकि जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा यानी कि कंट्रैक्ट हो जाएगा, डायफ्राम अभी ऐसे है, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, तो और जो बाकी के मसल्स है वो बाहर की तरफ आएंगे, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी कि नहीं, चेस्ट कैविटी बढ़ेगी कि नहीं, तो एयर किधर जाएगा, अब ज़्यादा कैविटी है तो एयर इनसाइड जाएगा यानी कि इनहेल होगा,
और अगर डायफ्राम इस तरीके से हो जाएगा तो कैविटी कम हो जाएगी, मसल्स भी अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कम जगह है, एयर बाहर की तरफ पुश की जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वही है हमारा इनहेलेशन। डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, फ्लैटन हो रहा है, ऐसे था अब ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया, ऐसा हो गया कुछ, तो यही तो इसीलिए एयर इनसाइड आ जाएगी, इनहेल हो जाएगा, लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे, लंग्स बड़े हो जाएंगे ना। लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, जब डायफ्राम ने कंट्रैक्ट कर लिया, खुल गया, तो क्या लंग्स बढ़ जाएंगे, लंग्स खुल जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे? यस। प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, प्रेशर तो कम हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी की साइन डालनी है यहाँ पे, ठीक है? प्रेशर इज इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ऑफ कोर्स सारी चीज़ें कंट्रैक्ट हो रही हैं, खुल रही हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो बाहर प्रेशर, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है तो एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, एयर रशेड इन थ्रू द नोस्ट्रल्स एंड इसलिए एयर अंदर आ जाती है। आप लोग देखते हैं कि कभी हम लोग तो ज़ोर से एक्टिवली सांस लेते हैं, लेकिन नॉर्मली तो पैसिवली हो रही है ना, खुद ही सांस ली जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि प्रेशर अंदर डिक्रीज हो चुका है। एयर रीचेज द एल्वियोलाई, अब एक्सचेंज हो जाएगा, अंदर आई है, अब इसको चेंज होना है ना, इसको बॉडी में जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई, अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, लंग्स में ऑक्सीजन है, यानी कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, बहुत सारी एल्वियोलाइज है, पूरा लंग उसी से भरा हुआ है। वहाँ से वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे उस वक्त, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी को क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन कम है ना वहाँ पर। हम क्यों ऑक्सीजन ले रहे हैं? एक्टिविटी के लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अब ऑक्सीजन और ज़रूरत है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में छोड़ा जाएगा, पूरी बॉडी में लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाया जाएगा और एक्सेल किया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कैसे हो जाएगा? वही है यहाँ पे एक्सेलेशन, एक्सेलेशन कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गया, अब लंग्स से इसको बाहर कब फेंकेंगे? जब हमारा डायफ्राम वापस से ऊपर की तरफ आएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, सारी मसल्स भी अंदर की तरफ आ जाएंगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग श्रिंक हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ा, एयर को बाहर फेंकेंगे, और एयर उस वक्त कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वो हमने अब ले ली है, डिफ्यूज़ हो गई है एल्वियोलाई में। अब कुछ डायग्राम्स पे सेम यही चीज़ बताई गई है, ये आप डायग्राम्स एक बार देख लीजिए किस तरीके से क्या हो रहा है। बट अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से ये डायग्राम भी बताऊँगी। मेरे पास डायफ्राम ये रहा, दिस इज़ डायफ्राम, ठीक है। अब जब इनहेलेशन हो रही है तो डायफ्राम कहाँ जा रहा है? एरो किधर की तरफ है? नीचे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। क्या आपको लग रहा है लंग्स के लिए ज़्यादा जगह है, लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। और लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो एयर अंदर आएगी, प्रेशर कम, एयर अंदर आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। और वही उसका अपोजिट एक्सहेलेशन में हो रहा है कि डायफ्राम ने रिलैक्स कर लिया, डायफ्राम ने रिलैक्स कर लिया, हाँ कंट्रैक्ट, देखो बेटा ये ऐसे था तो इसने कंट्रैक्ट किया खुद को, अब ये वापस ऐसे हो गया और कैविटी फिर से कम हो गई। अब इसमें क्या है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और वो अब एक्सेल, एयर आउट की जाएगी, बाहर फेंकी जाएगी, ठीक है, आउटसाइड। देखिए यहाँ पे ये एरो में गड़बड़ है, बट यहाँ पे इसी तरीके से है कि ये बाहर, अब एयर तो बाहर आएगी ना, एयर आउट लिख के है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको समझ आ गया कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आपको समझना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर पे अब कहाँ से आया वो भी हमने समझा, लेकिन अब प्रॉपरली समझना है। मैं एक एल्वियोलाई बनाने वाली हूँ, ये मेरे पास एक एल्वियोलाई है, राइट। इस तरीके से मैंने एक एल्वियोलाई बनाई, मैंने बताया उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, ब्लड कैपिलरीज होंगे, और ब्लड कैपिलरीज में बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है। जो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है उनकी वजह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, एनर्जी से एक्टिविटीज़ हुई है। अब जो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुई है बॉडी में, जो इतनी सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुई है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड में अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इन्हेलेशन जो आ चुकी है एयर, वो एल्वियोलाई में जो हमने अभी पढ़ा कि इनहेल हो गई एयर, उधर पे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किधर जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड में बहुत कम ऑक्सीजन है, तो ब्लड एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में ज़्यादा है, एल्वियोलाई में नहीं है, वो यहाँ जाएगा, कम है एल्वियोलाई में, वो वहाँ चला जाएगा। तो अब हमारे लंग में इनहेलेशन के बाद क्या आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेलेशन के वक्त बाहर फेंक दिया जाएगा। क्या आपको ये इस तरीके से समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। समझ आया इनहेलेशन कैसे हुई, डायफ्राम ने कंट्रैक्ट किया तो इनहेलेशन हुई। डायफ्राम इधर से ऐसा हो गया, पहले डायफ्राम इस तरीके से था और अब ये ऐसे हो गया, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई, एयर अंदर आई। अब जब ये ऐसे था तो ये वापस ऐसे हो गया, तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, और अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया जाएगा। और बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। नाउ अब आपने ये तो मैम बता दिया कि ऑक्सीजन यहाँ आया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चल कैसे रहा है, किसके साथ बाइंड कर रहा है, या कैसे ब्लड में चल रहा है, क्या ये इसमें खुद ही चल रहा है? और ऑक्सीजन अगर ब्लड में आएगा तो वो बॉडी पार्ट्स तक जाएगा कैसे, क्या वो इसमें मिल जाएगा ब्लड में? वही अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें। When the body size of animals is large, the diffusion pressure cannot, हाँ, जब बॉडी का साइज़ बड़ा है तो सीधे हम ये नहीं बोल सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड हर एक ये ना ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन में खुद ही डिफ्यूजन की मदद से जाएगा। नो, प्रॉपर सिस्टम चाहिए, प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। तो वही होता है कि इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज़। एक पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, उसमें ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा। उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। तो उसके साथ ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन किस में, ब्लड में, और फिर बाकी के ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। ठीक है, from the air and the lungs and carry to the tissues जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। In human beings the respiratory pigment is hemoglobin। यहाँ पे बताया जा रहा है पिगमेंट है कोई, हर एक में एक पिगमेंट है एनिमल्स में, लेकिन ह्यूमंस में वही पिगमेंट क्या है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, विच इज़ वेरी हाई एफिनिटी, यानी कि उसको ऑक्सीजन से मोहब्बत है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। एफिनिटी का मतलब मोहब्बत ले लीजिए, बट एक्चुअली इट इज़ के इट जस्ट वॉन्ट्स टू बाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करा देता है। द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि आरबीसीज में ही हमारा कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो डायरेक्टली वो क्या करता है, वो डायरेक्टली ना ब्लड में डिज़ोल्व होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में भी डिज़ोल्व हो सकता है, और ब्लड का बहुत कॉम्पोजिशन वाटर ही होता है, तो ये वाटर में घुल जाता है, यानी कि ब्लड में घुल जाता है और उसी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हाँ, कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, बट मेनली व्हाट बाइंड्स इज ऑक्सीजन, एंड इन क्लास 11th यू विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल कि क्या कौन बाइंड क्या कर रहा है। ओके, मगर यहाँ पे ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, डिजॉल्व्ड इन ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन इज टेकन अप डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड, ब्लड में आ चुका है डिफ्यूजन से, ब्लड में आ चुका है डिफ्यूजन से, बाकी पार्ट्स में कैसे जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इज जनरेटेड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, इट डिफ्यूज इनटू द ब्लड। हाँ, बॉडी की सेल्स में बन चुका है, बॉडी की सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से बन चुका है, और उसके बाद ब्लड में आया, ब्लड से एल्वियोलाई में जाएगा, और कैसे ब्लड से ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है और H2O वाटर में, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में भी, क्योंकि H2O ब्लड में होता है, वाटर बहुत ज़्यादा है ब्लड में, ये उसी में मिल जाता है और फिर एल्वियोलाई के पास आके उसमें डिफ्यूज़ होकर बाहर फेंक दिया जाता है उसको। ठीक है, समझ आ गया। सो ऑक्सीजन इज बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन जो कि हमारी RBC में प्रेजेंट है,
एंड CO2 इज़ डिज़ोल्व्ड इन ब्लड, वाटर में, ठीक है, क्योंकि ब्लड में वाटर होता है, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट होता है, सेकेंड पार्ट, जो कि रेस्पिरेशन है। अभी हमें इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन भी करना है। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन सबसे बड़ा था और ये इतनी टाइम में हमें कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। सबसे ज़्यादा मेनली आप उन इक्वेशंस को देखेंगे, उन रिएक्शंस को देखेंगे जो हमारी एरोबिक और एनारोबिक में हो रही थी। एरोबिक की जो इक्वेशन बन रही है पहली और जो दूसरी है वो भी करनी है, और फाइनल जो बन रही है टोटल में जो बन रही है वो भी, और एनारोबिक की भी आप अच्छे से इस तरीके से देखेंगे। जो जो रिएक्शन वहाँ पर मैंने दिखाई है वो लीनियर फॉर्म में आप इस तरीके से ऐसे लिख लेंगे, वो इस तरीके से लिख के आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करेंगे बिकॉज रिएक्शंस नीड टू बी प्रिपेयर्ड। कंसेप्ट है उसमें, लेकिन उनको बार बार रिवाइज करने से उनको याद भी रहेंगे वो आपको। एंड दस दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। एंड आपको न्यूट्रिशन को भी रिवाइज करना है, इसको भी रिवाइज करना है, एंड दिस इज़ मैंडेटरी फॉर यू, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सब कुछ अच्छे से कर लेंगे, बिकॉज रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाते जैसे भी आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लास में, पढ़ाने वाले अच्छे होंगे, आप पढ़ रहे हो अच्छे से, बट द थिंग इज़ कि आप लोग फिर बाद में उसे याद, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, वो मैटर करता है। और आज के लिए कुछ क्वेश्चन दैट व्हाट ओके, वेयर इज़ पायरुवेट फॉर्मड? पायरुवेट कहाँ पे बनता है, क्या लगता है आपको? पायरुवेट कोई नहीं लिखेगा, कोई एक। पायरुवेट हर जगह बन रहा है। बन रहा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, राइट, साइटोप्लाज्म। और किधर किधर पर? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस हर एक साइकिल में हो रहा है, पहला वाला स्टेप हर जगह ग्लाइकोलिसिस है। तो पायरुवेट हर जगह बन रहा है, हर एक साइकिल में ग्लाइकोलिसिस बन रहा है, और उसकी साइट क्या है? साइटोप्लाज्म उसकी जगह है जहाँ पे वो बन रहा है। बट कहाँ कहाँ हो रहा है? वो तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन हर एक साइकिल में हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन साइटोप्लाज्म इन एवरी साइकिल, एवरी रेस्पिरेटरी साइकिल। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, वो आप बता देंगे। मसल कैंप्स क्यों होते हैं? लैक्टिक एसिड। वेयर इज इथेनॉल फॉर्मड, कहाँ बन रहा है इथेनॉल? यीस्ट। नाउ व्हाट हैपन्स इन यीस्ट व्हेन O2 इज प्रेजेंट? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोचा है? कोई भी इसको नहीं लिखेगा कि इथेनॉल बन रहा है, नो, बिकॉज इट इज सेइंग कि O2 इज प्रेजेंट, दैट वाज बिकॉज व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन वॉज हैपनिंग। क्या यीस्ट में ऑक्सीजन कभी प्रेजेंट भी होता है? येस, तभी ये क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया है, बिकॉज O2 कैन बी प्रेजेंट इन यीस्ट। जब नहीं प्रेजेंट है तब वो अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन जब O2 प्रेजेंट है तो सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, सिंपल 36 ATP तब बनेंगे जब O2 प्रेजेंट है। और जब O2 प्रेजेंट नहीं है तो एनारोबिक करेगा, और वो हम जानबूझ के यीस्ट को ऐसी कंडीशन में डालते हैं कि ऑक्सीजन उसको ना मिले। खुद भी हो सकता है, बट हम क्यों डालते हैं? ताकि हम ब्रेड बना सकें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो और ब्रेड खड़ी खड़ी बन जाए, ब्रेड फूल जाए, ठीक है, वो सब हम करते हैं। और इथेनॉल वगैरह हमें उससे मिलता है, तो इसीलिए हम लोग यीस्ट को एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, वरना वो एरोबिक में भी कर सकता है और तब सिंपल वो करता है ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, यानी कि सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी? मुझे लगता है आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी ये चीज़। नाउ इन सब का जवाब आप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, और खुद भी जो चीज़ आपको पूछनी है, डाउट एट्सेट्रा, वो आप पूछ लीजिए। एंड इसी के साथ द क्लास इज एंड। अब हम इसके 2 और डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक NCERT लाइन बाय लाइन सेशन पूरे चैप्टर का भी लाएं इस सब के बाद, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और NCERT के सॉल्यूशंस भी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि उससे भी एक वीडियो बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, और जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।